तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन हमारा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है काफी ज्यादा। आज हम काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज देर नहीं करेंगे, आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है। कल के लेक्चर में हमने काफी सारी चीजें देखी थी। हमने कल पढ़ लिया था असाइन के बारे में और हमने स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको होमवर्क दिया था असाइन में भी, क्या इसमें कुछ दिक्कतें हैं, ये किस टाइप की कॉपी करता है। मैंने अगर आपको याद होगा, मैंने आपको दो टाइप के होमवर्क दिए थे, एक होता है सैलो कॉपी और एक होता है डीप कॉपी। तो सैलो कॉपी का मतलब क्या होता है, जब हमारा कॉपी कैसा होता है, विथ रेफरेंस होता है। जब आप इस टाइप का कॉपी करते हो ना किसी एलिमेंट को, अभी बता देता हूं सैलो कॉपी और उसमें डिफरेंस है ना। सैलो कॉपी हम इसको कहते हैं कि लेट ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू, मैंने यहां पे एक वैल्यू डाल दी A1, हाँ, और B में डाल दी मैंने 2। चलिए अब मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट 2 और इसमें मैंने ऑब्जेक्ट 1 को डाल दिया, ठीक, हाँ जी। तो यहां पे इसको हम कहते हैं सैलो कॉपी। इसको हम क्या कहते हैं, ये है सैलो कॉपी का एग्जांपल, क्योंकि यहां कॉपी हो रहा है बाय रेफरेंस। मतलब इसका मतलब ये है, अगर मैं कंसोल लॉग करता हूं ऑब्जेक्ट 2 को तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, मुझे पता है कॉपी हो रखा है, ओ सॉरी, तो जो यहां पे आंसर था वही यहां पे ऑब्जेक्ट 2 के अंदर आ जाएगा। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कोई भी चेंज करूंगा, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कोई भी चेंज करूंगा, है ना, जैसे ए में मैंने डाल दिया क्या 10, तो वो चेंजेस मुझे फर्स्ट वाले में भी दिखेंगे, क्योंकि ये सैलो कॉपी है, ये कॉपी हुआ है बाय रेफरेंस, है ना। ये एक ही जगह में मेमोरी एलोकेट हुई है, दोनों ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 उसी को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक, हाँ जी। तो यहां पे हम देख भी लेते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों के अंदर वो चेंजेस हमें शो होंगे। देख लो, ए को मैंने 10 बनाया तो ए ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी चेंज हुआ है और ऑब्जेक्ट 1 के अंदर भी ए 10 हुआ है, तो इसको कहते हैं हम सैलो कॉपी, ठीक, हाँ जी। और दूसरा जो मैंने आपको दिया था डीप कॉपी, जिसमें आपका एक्चुअल में कॉपी क्रिएट होता है, दोनों का, दोनों अलग अलग क्रिएट होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 अलग होगा, ऑब्जेक्ट 2 अलग होगा, भले ही आप एलिमेंट्स को कॉपी कर रहे हैं, ठीक। तो हम सैलो डीप कॉपी कैसे बनाते हैं, तो डीप कॉपी बनाने का हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका है स्ट्रक्चर क्लोन का। और इसको अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 दे दूं, ठीक, हाँ जी, तो इसको मैं कहूंगा डीप कॉपी। यहां पे एक्चुअल में कॉपी क्रिएट हुई है, ठीक है, दोनों अलग अलग को पॉइंट आउट कर रहे होंगे। प्रूफ कैसे करना है मैं अभी आपको दिखा देता हूं। अगर मैं ऑब्जेक्ट 3 डॉट ए बोलूं और उसको अगर 20 बना दूं, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट 3 का ए क्या होगा, कॉपी वो होगा, चेंज होगा, ना कि ऑब्जेक्ट 1 का। तो इसको भी देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट 3 और ऑब्जेक्ट 1 को भी प्रिंट कर लेते हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि भैया ऑब्जेक्ट 3 का ए 20 हो चुका है, लेकिन 1 वाले का क्या है अभी भी, और ए की वैल्यू 10 ही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डीप कॉपी। सैलो कॉपी में ए की कॉपी रहती है, दोनों उसी को पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। ए की कॉपी होगी, दोनों ए को पॉइंट करेंगे। लेकिन जब आप डीप कॉपी की बात करेंगे तो दोनों कॉपी अलग अलग होंगी, एक इसकी बनेगी, एक इसकी बनेगी, ये इसको पॉइंट करेगा, ये दूसरे को पॉइंट करेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, वरना इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं हो क्या रहा है यहां पे। एक्चुअल में मैं यहां पे अपना आईपैड खोल लेता हूं, हाँ, सैलो कॉपी शेयर द सेम एड्रेस, बस, हाँ। तो यहां पे मैं आईपैड को शेयर करता हूं आपके सामने, एक मिनट, मैंने आज आईपैड खोलना ही भूल गया मैं। चलिए तो इसको शेयर कर लेते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो जब हम सैलो कॉपी की बात करते हैं, ठीक, हाँ जी, तो ऑब्जेक्ट एक ही बनेगा, हाँ जी, दोनों उसी को पॉइंट करेंगे, ऑब्जेक्ट 1 भी और ऑब्जेक्ट 2 भी, ठीक है। जब मैं डीप कॉपी की बात करता हूं, डीप कॉपी की, ठीक, हाँ जी, तो ऑब्जेक्ट 1 किसी और को पॉइंट करेगा, हाँ जी, और ऑब्जेक्ट 2 किसी और को, भले ही वैल्यू दोनों में सेम हो, भले ही वैल्यू दोनों में सेम हो। जैसे यहां पे ए में 1, बी में 1, सॉरी बी में 2, तो यहां पे ए में 1, बी में 2, ए में 1, बी में 2। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कोई चेंज करता हूं, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कोई चेंज करता हूं, तो सिर्फ यही चेंज होगा। मान लो मैंने बी को 4 बना दिया, तो इसके बी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वहीं सैलो कॉपी में क्या होता है, अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 के बी में चेंज करता हूं, इसको 4 बनाता हूं, तो ऑब्जेक्ट 2 का बी भी सेम ही दिखेगा, क्योंकि ये एक को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका रेफरेंस दोनों का सेम है। मान लो उसका रेफरेंस पॉइंट 6000 है, तो ये भी 6000 को स्टोर करके रखेगा, ये भी 6000 को स्टोर करके रखेगा। वहीं यहां पे इसका एड्रेस 7000 है, इसका 8000 है, तो ये 7000 को स्टोर करके रखेगा, ये 8000 को, ठीक है। तो चेंज सिर्फ इसमें शो होंगे, अरे इसके इसमें, बस यही डिफरेंस है
और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही, डीप कॉपी मतलब डीप, ठीक। हाँ, तो ये तो हम समझ गए आज इसका मतलब। अब मैंने आपको एक दिया था किसको, कि हमारा जो ये असाइन होता है और जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर होता है, ये भी स्ट्रक्चर क्लोनिंग में हमारा काम आता है, ठीक। हाँ जी, लेकिन इनके साथ ना हमारा एक दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं, फिर मैं उसमें आता हूं। नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल सा। नेस्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट के अंदर भैया एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो यहां पे ले लेते हैं एक, मैं यहां पे ले लेता हूं एक ऑब्जेक्ट को यूजर दे देते हैं, यूजर। हाँ जी, उसका नाम, हाँ जी, नाम उसका रोहित दे देते हैं, ओके। और वो उसका बैलेंस, बैंक बैलेंस 420 रुपए, बहुत बढ़िया। और उनका एड्रेस। अब यहां पे मैं एक नेस्टेड एक और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये सबको पता है, हाँ जी। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक और ऑब्जेक्ट रख दूं तो उसको मैं कह दूंगा नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे मैं अब इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं? एक ऑब्जेक्ट डाल रहा हूं, ठीक। हाँ जी, तो एड्रेस में मेरा आ जाएगा पिन कोड, तो मैं अपना पिन कोड मेंशन कर देता हूं 246149, कॉमा सिटी, कोट द्वार। तो नेस्टेड का मतलब क्या है? नेस्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये भी तो ऑब्जेक्ट ही है आपका। हाँ जी, ये बाहर वाला एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इसको हम कह देंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारे एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट का एग्जांपल, ठीक। हाँ जी, अब आप सोचोगे भैया इनको एक्सेस कैसे करूंगा? मुझे मान लो अगर इस पिन कोड को एक्सेस करना है, ठीक है, पिन कोड को प्रिंट कराना है, कैसे कराऊंगा? कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, हमें क्या करना है? सिंपल सा console.log, हाँ जी, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ऊपर वाला विजिबल रहे हमें। हाँ चलिए, ओके, हाँ अब विजिबल है। तो यहां पे मुझे क्या करना है? यूजर का पिन कोड को प्रिंट कराना है, तो यूजर डॉट, ठीक। हाँ जी, तो यूजर डॉट में मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले यूजर से मुझे इस पिन कोड में आना है, तो सबसे पहले मुझे एड्रेस के पास जाना पड़ेगा, तो यूजर डॉट एड्रेस, ठीक। हाँ जी, अब मैं एड्रेस पे पहुंच चुका हूं। अब ये तो क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे इससे पिन कोड का एक्सेस करना है, तो डॉट पिन कोड, बस वही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसी को हम रन कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने 246149 को एक्सेस कर लिया, ठीक। मैंने यहां पे क्या किया? मान लो मुझे सिर्फ इस एड्रेस को एक्सेस करना होता तो मैं क्या करता? यूजर डॉट एड्रेस लिखता। हाँ जी, यूजर डॉट एड्रेस से क्या आता मेरे पास? यूजर डॉट एड्रेस से मेरे पास क्या आता? जिन बच्चों को समझ नहीं आया, यूजर डॉट एड्रेस से क्या आता? पूरा ये आ जाता, पूरा यही आ जाता, पूरा ऑब्जेक्ट आ जाता, पिन कोड और सिटी वाला, क्योंकि उसके अंदर वही रखा गया है। हाँ जी, अब मैं अगर ये ऑब्जेक्ट है, हाँ जी, इसका मुझे पिन कोड को अगर एक्सेस करना है तो इसी के बाद तो मैं डॉट लगाऊंगा, हाँ जी, उसके अंदर के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। बस इस तरीके से हमने एक्सेस कर लिया 246149, बहुत आसानी से। ये क्लियर है पॉइंट? हाँ जी। अब ये तो हो गया हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस कैसे करते हैं। अब इसमें भी सेम कहानी हमारी होने वाली है कि मुझे अगर कॉपी पेस्ट वगैरह करना है, मॉडिफाई करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, जो करना है आप इसके अंदर भी सेम तरीके से कर सकते हैं। बस ये मैंने आपको एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट का एग्जांपल एक दे दिया। अब यहां पे अब मैं बात करता हूं असाइन की, ठीक। हाँ जी, कल हमने पढ़ा था ना कि हम असाइन को भी इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? हाँ नहीं, आज तो लैग नहीं कर रहा है हिमांशु, आज तो लैग नहीं कर रहा है। शायद आपके एंड में कोई प्रॉब्लम है आज तो, क्योंकि मेरा सामने स्क्रीन खुली हुई है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए मैं अगर यहां इसके अंदर इसकी एक कॉपी क्रिएट करना चाहता हूं, इसकी एक कॉपी क्रिएट करना चाहता हूं, ठीक है। तो क्या हम इसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट असाइन की हेल्प से? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक ले लेता हूं कॉन्स्ट यूजर 2, ठीक। हाँ जी, और इसकी कॉपी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, वही जो हम कल कर रहे थे। हाँ जी, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लो, हाँ जी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट 1 को डाल दो, सॉरी यूजर को डाल दो, बस, ठीक। हाँ जी, तो ये कॉपी क्रिएट कर देगा। कॉपी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हाँ जी, और console.log यूजर 2 अगर मैं प्रिंट कराऊं तो क्या ये प्रिंट होगा? तो एक काम करता हूं, इसको ऊपर लिख देता हूं और इसको मैं कमेंट कर देता हूं यहां पे। चलिए, हाँ, तो अगर मैं यूजर 2 को ऐसा कर दूं, ठीक। हाँ जी, तो मुझे पता है ये पूरा कॉपी हो जाएगा, नेम रोहित, बैलेंस, एड्रेस, ये, ठीक। अब मेरा सवाल आपसे ये है
कल हमने देखा था कि असाइन जो है ये सैलो कॉपी क्रिएट करेगा या डीप कॉपी क्रिएट करेगा। हमें पता है कि जब मेरे पास ये बिना नेस्टेड वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, इसमें तो ये बिल्कुल कैसे कॉपी क्रिएट करेगा, डीप कॉपी। लेकिन जब आपके नेस्टेड ऑब्जेक्ट होंगे उस टाइम पे क्या होगा, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मैं यूजर 2 के बोलता हूं आप अपने एड्रेस पे जाइए और वहां के पिन कोड को चेंज करके ये बना दिए 341248। ठीक, हां जी। तो अब हम देखते हैं यूजर 2 और यूजर 1 क्या दिखाते हैं। क्या यूजर 1 के अंदर भी चेंज हुआ है जो यूजर है, तो डॉट एड्रेस डॉट पिन कोड। ठीक है, यूजर 1 का मैं एड्रेस का पिन कोड देख रहा हूं। ठीक है, मैंने सिर्फ किसका चेंज किया है, अच्छा यूजर 2 का चेंज करना था मुझे, सिर्फ मैंने यूजर 2 का चेंज किया है, किसका, उसके एड्रेस का पिन कोड। ठीक है, हां जी, यहां से तो हमने कॉपी कर लिया ये पूरा यूजर को यूजर 2 में। हम ये देख रहे हैं क्या ये एक्चुअल में कॉपी हुआ है, क्या ये सैलो कॉपी क्रिएट कर रहा है या डीप कॉपी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए जब मैं इसको रन करता हूं, ओह ओके, लॉग लिखना भूल गया, माफ कीजिएगा मुझे। तो हम देख पा रहे हैं इसने इस यूजर का भी, जो यूजर 1 है उसके भी एड्रेस को चेंज कर दिया, उसके पिन कोड को भी चेंज कर दिया। ठीक, अगर मैं यही काम नेम के साथ करता हूं, यूजर 2 अगर नेम के साथ अगर सेम काम करता है, सेम काम, नेम को चेंज करके अगर मैं मोहित बना देता हूं, मोहित, क्या मोहित में भी चेंज होगा? अगर मैं यूजर का नेम अगर चेक करता हूं, मैंने यूजर 2 का नेम कर रहा हूं चेंज, यूजर 2 का नेम चेंज कर रहा हूं, ठीक है, और यूजर का नेम उसके बाद में आउटपुट पे ला रहा हूं, तो क्या वो मोहित होगा? नहीं, वो तो रोहित ही है, वो तो रोहित ही है। लेकिन जब मेरा ये नेस्टेड वाले हैं, नेस्टेड वाले चेंज हो जा रहे हैं, हाँ जी, जो नेस्टेड वाले वो चेंज हो जा रहे हैं और जो सिंगल लेवल पे हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि भैया जब आप असाइन का इस्तेमाल करोगे, जब आप असाइन का इस्तेमाल करोगे, जो नेस्टेड वाले होंगे, जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट होंगे वो बाय रेफरेंस ही शो होंगे, दोनों के लिए सेम होंगे। ठीक है, और जो नेस्टेड के अंदर नहीं है, जैसे नेम बैलेंस, ठीक है, ये बिल्कुल डीप कॉपी क्रिएट करेंगे। नेम बैलेंस का तो डीप कॉपी क्रिएट होगा, ये जो नेस्टेड वाले हैं इनकी आपकी सैलो कॉपी क्रिएट होगी। ठीक है, कि दोनों के लिए सेम ही होंगे, यूजर की 1 के लिए भी, यूजर 2 के लिए भी, दोनों यूजर के लिए। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ, ये पॉइंट क्लियर है। असाइन, असाइन के साथ क्या दिक्कत आ रही है? असाइन के साथ क्या दिक्कत आ रही है? असाइन कह रहा है मेरे पास यूजर था, हाँ जी, मैंने उसको असाइन कराया यूजर 2 में। ठीक है, जब मैं यूजर 2 का नाम चेंज कर रहा हूं तो मैंने उसका मोहित कर दिया, तो इससे असली वाला जो यूजर है उसके नाम में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, उसका नाम रोहित का रोहित ही है। अभी हमने वो प्रूव कर दिया। लेकिन अगर मैं उसके नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई चेंज करना चाहता हूं, यूजर 2 के, मैंने अगर उसके नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर का कोई चेंज किया है, मान लो उसके पिन कोड को मैंने छेड़ दिया और उसको मैंने बना दिया कुछ और नंबर, ये, तो ये क्या कर रहा है, यूजर 1 का भी पिन कोड को चेंज कर दे रहा है। जी हां, इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। तो असाइन वाला जो आपका काम करेगा, ठीक है, ये कॉपी तो क्रिएट करेगा, हाँ जी, लेकिन अगर आपका नेस्टेड ऑब्जेक्ट है उसके अंदर तो उसकी कॉपी क्रिएट नहीं होगी, उसकी सैलो कॉपी ही रहेगी। ठीक, हाँ जी, डीप कॉपी सिर्फ इनकी क्रिएट होगी, हाँ जी, और ये जो है नेस्टेड ऑब्जेक्ट इनकी आपकी सैलो कॉपी होगी, दोनों इसी को शेयर कर रहे होंगे। और सेम कहानी आपकी इसके साथ भी होगी, जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर है। ठीक, हाँ जी, अगर आप स्प्रेड ऑपरेटर के हेल्प से भी किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हो तो उसके साथ भी सेम ही हाल होने वाला है जो मेरे असाइन के साथ होता है। तो यहां पे हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम जब भी कॉपी करें स्ट्रक्चर क्लोन का इस्तेमाल करें। किसका? स्ट्रक्चर क्लोन का। ये एक्चुअल में आपके लिए क्लोन क्रिएट करेगा, नाम ही इसका है ना स्ट्रक्चर क्लोन। हाँ जी, अब ये जितना भी नेस्टेड है सबका क्लोन ही क्रिएट करेगा, सबके लिए डीप कॉपी क्रिएट होगी, वो चाहे कितना भी नेस्टेड हो। तो स्ट्रक्चर क्लोन क्या करता है आपका, बहुत लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं, आंख बंद करके, आंख बंद करके। हम भी इसी को इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है मेरे दोस्त, अगर मुझे दोनों की कॉपी अलग अलग चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट, मैं नहीं चाहता कोई भी दोनों एक सेम चीज को रेफरेंस करे, ठीक है, तो वहां पे मैं स्ट्रक्चर क्लोन का इस्तेमाल करूंगा। ठीक, ये पॉइंट समझ गए भैया? एक बार एक और एग्जांपल दो, एक एग्जांपल लेके समझ नहीं आ रहा है, इसमें समझने वाला चीज क्या था भाई? पहले कितने बच्चों को भी डाउट है? ओके, अच्छा, स्ट्रक्चर क्लोन से कॉपी कर दीजिए। देखो मेरे दोस्त, इसमें ये हो रहा है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझ लो,
ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, हाँ जी, उसके अंदर मैंने कोई वैल्यू रखी हुई है, ए का 1, बी का 2, हाँ जी, और उसके अंदर मैंने एक सी बना रखा, उसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट और रखा हुआ है, ठीक, हाँ जी, जहां पे मैंने D4 E5 रखा हुआ है, और इस तरीके से आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, हाँ जी, और ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये नेस्टेड है, एक ऑब्जेक्ट तो ये है और इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया मैंने नेस्टेड ऑब्जेक्ट का एग्जांपल, क्लियर, हाँ जी। अब मैं जब असाइन का इस्तेमाल करता हूं, असाइन का, ठीक है, कॉपी करने के लिए असाइन का यूज करता हूं, ठीक है, मान लो इसका नाम है user1, इसका नाम है user1, ठीक, हाँ जी, और मैंने user2 को असाइन करा दिया user1 को, ठीक, हाँ जी, असाइन से। अब यहां पे क्या होगा, इसके लिए A1 और B2 तो अलग अलग होंगे दोनों के लिए, user1 का A1 और B2 तो यही होगा, लेकिन जो इसका नेस्टेड वाला होगा, जो इसके लिए C वाला होगा, ये दोनों एक ही को पॉइंट करेंगे, इसी को, इसके लिए C भी सेम ही होगा और इसके लिए भी यही होगा, सेम ही होगा। तो अगर आप इसके user1 के इसके अंदर कोई ई को अगर आप 8 बना देते हैं तो user2 का भी वो 8 ही आपको शो होगा। ये तो अलग अलग क्रिएट होंगे, ये अलग अलग, लेकिन जो नेस्टेड वाला ऑब्जेक्ट है वो दोनों का सेम ही रहेगा, वो दोनों का बिल्कुल सेम रहेगा। बस ये बोलने का मतलब है जब आप असाइन का यूज करोगे, इवन जब आप स्प्रेड ऑपरेटर का भी यूज करोगे कॉपी करने के लिए, दोनों में सेम काम होता है। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर क्लोन का इस्तेमाल करोगे, स्ट्रक्चर क्लोन का, ठीक, हाँ जी, तो ये दोनों का अलग अलग क्लोन क्रिएट करेगा। मतलब अब आपके ये कितना भी नेस्टेड हो, दोनों अलग अलग क्रिएट होंगे। इसका सी भी अलग क्रिएट होगा, तो डी का 4, ई का 8, ये दोनों का अलग अलग होगा। तो अब अगर आप user2 में कोई भी चेंज करोगे, इसके अंदर वाले में भी, तो वो सिर्फ यूजर इसी में चेंज होगा। मान लो आपने डी को 9 बना दिया तो सिर्फ यहां से होगा, यहां नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो नेस्टेड वाले हैं वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, किसमें, असाइन के केस में, स्प्रेड के केस में। तो अगर आपको चाहिए कि भैया दोनों अलग अलग बने, चाहे जितना भी नेस्टेड हो, तो वहां पे हमें स्ट्रक्चर क्लोन का यूज करना है, बस। अब किसी को डाउट नहीं होगा। अब ये तो हमने सीख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको मैं कमेंट कर देता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना मेरे दोस्त। एक बच्चा कमेंट कर रहा भैया ओवर एक्सप्लेन कर दिया। अरे यार, कुछ बच्चे कहते हैं भैया समझा दो, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनको समझना है, ठीक, हाँ जी। अब हमने असाइन को भी सीख लिया, स्ट्रक्चर क्लोन का भी यहां पे हमने सब कुछ समझ लिया। अब कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था ऑब्जेक्ट.फ्रीज, ऑब्जेक्ट.सील। आई होप आपने ये होमवर्क में कर लिया होगा, ठीक है, कि प्रिवेंट एनी मॉडिफिकेशन टू एन ऑब्जेक्ट, प्रिवेंट्स एडिंग और रिमूविंग प्रॉपर्टीज, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ये आपके लिए होमवर्क था, आई होप आप सबने इसको करा होगा, ठीक, हाँ जी। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्चरिंग की, कि यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, ठीक, हाँ जी, कि भैया मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मुझे डिस्ट्रक्चर करना है, तो उसको मैं कैसे डिस्ट्रक्चर कर सकता हूं, ठीक है। डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब क्या है इसका, ठीक। पहले हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लेट ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ले लेते हैं कि नेम रोहित, मनी 420, चलो, और यहां पे और भी ले लेते हैं, बैलेंस 20 और एज 20। चलिए, ये मैंने ले लिया, इसको 30 कर देते हैं। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, हाँ जी। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट, ये तो स्ट्रक्चर वे में, इसको मुझे डिस्ट्रक्चर करना है, ठीक है। डिस्ट्रक्चर करने का मतलब ये है कि इसकी कुछ वैल्यूज को मुझे इंडिविजुअली निकालना है। इंडिविजुअली निकालने का मतलब, मान लो आपके पास ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, इससे मुझे 2 वैल्यूज को निकालना है, नेम वाली और बैलेंस वाली, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको डायरेक्ट निकाल सकता हूं, नेम और मुझे बैलेंस चाहिए, तो इस तरीके से मैं उनकी वैल्यू को डायरेक्ट निकाल सकता हूं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूं। तो कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो नेम और बैलेंस आपका आ जाएगा। तो इसको कहते हैं हम क्या, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना। ये देखो, रोहित और 30 प्रिंट हो गया। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट था, हाँ जी, इसको मुझे डिस्ट्रक्चर करना था, ठीक है। इससे मुझे कुछ वैल्यू चाहिए थी, कौन कौन सी चाहिए वो यहां पे मेंशन कर दो। मुझे नेम वाली चाहिए और बैलेंस वाली चाहिए, तो नेम वाली ऑटोमेटिकली उठ के इसके अंदर चली जाएगी, बैलेंस वाला चेक करेगा, बैलेंस वाला इस बैलेंस के अंदर चला जाएगा, और उसी को मैंने यहां पे प्रिंट करा दिया।
ये हमारा इस्तेमाल होगा जब मैं आपको फंक्शन कॉल वगैरह सिखाऊंगा, वहां पे ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इवन रिएक्ट वगैरह में भी आप इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे। तो डिस्ट्रक्चरिंग को समझ लो, ऑब्जेक्ट है आपका पास, ठीक है, उससे मुझे कुछ वैल्यूज को निकालना है। कौन कौन से निकालना, उनका नाम मेंशन कर दो कि मुझे नेम चाहिए और बैलेंस चाहिए, इसको हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, सिर्फ यही दो चाहिए, ठीक है। तो इससे वो वैल्यू मैंने डायरेक्ट निकाल दी, डायरेक्ट, ठीक। हाँ जी, अब आप बोलोगे भैया इनमें से किसी भी ऑर्डर में, मान लो अगर मुझे 3 निकालनी है, मुझे एज भी निकालनी है, तो क्या मैं एज भी निकाल सकता हूं, कॉमा करके एज भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको। इस तरीके से तीनों वैल्यू मिल गई, अब तीनों वैल्यू इन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई, नेम, बैलेंस और एज। अब आप शायद आपकी कुछ मनोकामना ऐसे होगी कि भैया नेम को मुझे अगर वेरिएबल का नाम कुछ और चाहिए, जैसे अभी थी आपने नेम, बैलेंस और एज ही है वेरिएबल का नाम, क्योंकि आपने कॉन्स्ट पहले डिफाइन कर दिया, आपको कुछ और चाहिए वेरिएबल का नाम, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे ये कॉलन लगा के, ठीक है। मान लो आपको नेम की जगह में क्या चाहिए, फुल नेम, आपको उसका नाम, वेरिएबल का नाम फुल नेम रखना है, ठीक है। बैलेंस का नाम आपको रखना है अमाउंट, और एज का रखना आपको हिंदी में उम्र रख देते हैं, ठीक है। तो अब मैं इनको एक्सेस सिर्फ इन्हीं से कर पाऊंगा। अब ये क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट वाले से नेम निकालेगा, उसको फुल नेम के अंदर डालेगा, ऑब्जेक्ट वाले से बैलेंस को निकालेगा, उसको अमाउंट के अंदर डालेगा, और एज वाले को निकालेगा 20 को, उसको रखेगा उम्र के अंदर, ठीक। तो आप नेम को चेंज भी कर सकते हैं, तो फुल नेम, हाँ जी, और यहां पे आप लिखोगे अमाउंट, और यहां पे आपने लिख दिया उम्र, जो भी आपकी उम्र है। तो आप खुद के हिसाब से भी नाम दे सकते हैं, रोहित 30 20। अब आप यहां पे नेम वगैरह को इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब आप इस नेम का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, यहां पे एरर मार देगा, ठीक, ये देखो एरर मार देगा। अब आप नेम का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि आपने सिर्फ यहां से क्या करा, नेम को उठाया, आपने बोला उसको उठा के इस फुल नेम के अंदर डाल दो, तो आपकी एक्सेस अब कॉन्स्ट फुल नेम के अंदर है, अमाउंट के अंदर है और उम्र के अंदर है। जब आप इस टाइप का सिंटैक्स लिखोगे, ठीक, तो आप यहां पे नेम नहीं लिख सकते, आप क्या लिखोगे, फुल नेम, ठीक है। आप चाहते थे ना कि मैं इसका नाम चेंज कर दूं, तो नाम चेंज हो चुका है, अब आपके पास इसकी एक्सेस नहीं रहेगी बाद में, ठीक। हाँ जी, बैलेंस का नाम मैं चेंज करके अमाउंट बनाना चाहता था, ताकि अमाउंट को मैं कहीं भी यूज कर लूं, एज को चेंज करके मैं उम्र बनाना चाहता था, तो उम्र को यूज कर लो, इस तरीके से। तो इसके मैं सिंटैक्स ऊपर भी लिख देता हूं एक बार, ये वाला एक तो सिंपल सिंटैक्स है जितना हमें चाहिए, नेम, बैलेंस और एज, ये भी हमारा एरे को ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करने का एक तरीका हो गया। एक तरीका ये हो गया। अब हमारे पास एक और तरीका है, ठीक। हाँ जी, मैं चाहता हूं कि मैं नेम और एज को अलग निकाल दूं, हाँ जी, और बाकी जितने बचेंगे उन्हें मैं ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दूं, किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दूं, ठीक। तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट मैं यहां पे भी सेम वही यूज कर लेता हूं, डिस्ट्रक्शन के लिए यही करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा इधर, हाँ जी। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, मुझे एक तो नेम चाहिए और एक चाहिए मुझे एज, ठीक है। अब बाकी जो ये मनी या बैलेंस है, ठीक है, इसको किसी और ऑब्जेक्ट में डाल दो। यहां पे और भी चीजें प्रेजेंट हो सकती थी, जैसे आपकी क्या बोलूं मैं, यहां पे आधार कार्ड, आधार, मान लो आधार कार्ड आपका ये कोई नंबर है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग फॉर्म में आधार, ठीक। हाँ जी, तो मैं चाहता हूं मुझे नेम और एज अलग से मिल जाए, हाँ जी, अब बाकी ये मनी, बैलेंस और आधार किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाए, ठीक है। तो यहां पे मैं अब रेस्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकता हूं, जिसको हम स्प्रेड भी कह रहे थे, ठीक है। हाँ जी, तो इनको मैं किसी और के अंदर डाल सकता हूं, तो इसका नाम हम दे देते हैं obj1। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, तो देखो क्या प्रिंट होगा, नेम और एज, ये तो इसी के अंदर आ जाएंगे, नेम और एज मैं आपको दिखा देता हूं, और obj1 के वाले के अंदर बाकी जो बचे 3 हैं वो आ जाएंगे। ये देखो, और वो किस फॉर्म में आए हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आए। कौन कौन बच गए थे, मनी, बैलेंस और आधार, वो इसके अंदर आ गए। तो इसको हम रेस्ट भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट ऑपरेटर भी यहां पे बोलते हैं, ठीक। हाँ जी, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां से वैल्यू आ रही थी, उनको मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा था, हाँ जी, मैंने नेम और एज यहां डाल दिया, जो बाकी वैल्यू थी उनको बोला कि आप इसके अंदर रेस्ट करिए, इसके अंदर आप रेस्ट करिए, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट1 के अंदर, तो वो सारी वैल्यू आप इसके अंदर रेस्ट कर रही होंगी। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रक्चर का काम, ठीक। हाँ जी, अब यही काम हम किसके साथ भी कर सकते हैं, यही काम हम एरे के साथ भी कर सकते हैं, एरे के साथ डिस्ट्रक्चरिंग वगैरह हम एरे के साथ भी करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, एरे का हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो कॉन्स्ट ARR इक्वल टू 3 2 1 5 10, ठीक। हाँ जी, मान लो आपको कुछ वैल्यू चाहिए, एरे की डिस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है पहले उसको हम समझ लेते हैं, ठीक। हाँ जी, तो आप यहां पे लिखते हैं, इधर को एरे लिख देते हैं,
अब यहां पे भी सेम काम, आपको पहली वैल्यू चाहिए और दूसरी वैल्यू चाहिए, तो नाम दे दो उनका फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट के अंदर 3 आ जाएगा, सेकंड के अंदर 2 आ जाएगा। तो ये इसको हम कहते हैं एरे की डिस्ट्रक्चरिंग करना। तो यहां पे मैं फर्स्ट और सेकंड को प्रिंट करा सकता हूं। तो एरे की डिस्ट्रक्चरिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं। ठीक, हाँ जी, बस 3 और 2। ठीक, हाँ जी। मान लो आपको चाहिए 3, 2 और 5 वाला, 1 नहीं चाहिए, तो यहां पे आप एक कॉमा और एक खाली स्पेस छोड़ दो जो 1 के लिए है। ठीक है, और अगले वाले के लिए लिख दो। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। तो 3, 2, 5 आ गया। मैंने क्या करा, इससे एरे की मैं डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूं। हाँ जी, इधर को मैंने एरे लिखा, तो पहली वैल्यू 3 फर्स्ट के अंदर चल जाएगी, सेकंड वाली 2 के अंदर चल जाएगी। अब मुझे ये 1 वाली नहीं चाहिए थी, तो 1 के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया, 1 के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया कॉमा करके, तो 1 इस स्पेस वाले में जाएगा, मतलब किसी के अंदर होल्ड नहीं होगा, और 5 वाला इस थर्ड के अंदर चला गया। ठीक, हाँ जी। तो 3, 2, 5 ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो एक तरीका हमारा ये हो गया, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं। एक तरीका हमने ये देख लिया एरे डिस्ट्रक्चरिंग का, एक तरीका हमने ये देख लिया, और एक तरीका और है। एक तरीका हमारे पास है, मान लो कॉन्स्ट, मुझे पहली 2 वैल्यू चाहिए सिर्फ फर्स्ट और सेकंड। ठीक, हाँ जी, और बाकी मुझे चाहिए कि वो किसी और एरे के अंदर प्रेजेंट हो, जितनी बच गई मेरी, जो रेस्ट है उनको किसी और के अंदर डाल दो। तो इसको मैं थर्ड लिख सकता हूं रेस्ट ऑपरेटर से, कि 3, 2 इसके अंदर आ जाए, बाकी जो बची है 1, 5, 10 वो थर्ड वाले के अंदर रेस्ट करें। तो इसको मैं अगर प्रिंट करा के आपको दिखाऊं, तो देखो 3 फर्स्ट के लिए है, सेकंड के लिए 2 आया है, और थर्ड ये वाला एरे है 1, 5, 10 वाला। मैं आपको इसको इंडिविजुअल करके भी दिखा देता हूं। तो ये रेस्ट ऑपरेटर है कि बाकी जितने एलिमेंट है वो इस थर्ड वाले के अंदर रेस्ट करें। ये देखो 1, 5, 10। तो इस तरीके से हमने क्या सीख लिया कि अगर मुझे एरे को डिस्ट्रक्चर करना है मैं कर सकता हूं, मुझे अगर किसको करना है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना है मैं उसको भी कर सकता हूं। डिस्ट्रक्चर ना तो तोड़ना, ठीक है, अलग तरीके से अपने हिसाब से। अब यहां तक तो हमने सीख लिया। अब क्या मैं इनका कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकता हूं, जो भी हमने यहां पे पढ़ा। मान लो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, यहां पे इसको मैं नीचे पेस्ट करता हूं। चलिए, जैसे हमारे पास यहां पे एक है नेम, मनी, बैलेंस, एज और आधार। ठीक, हाँ जी। पहले यहां पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मेरे पास मुझे डिस्ट्रक्चर करना हो नेस्टेड वाले को, नेस्टेड ऑब्जेक्ट को अगर मुझे डिस्ट्रक्चर करना हो तो कैसे करूंगा नेस्टेड ऑब्जेक्ट को। तो नेस्टेड भी बना लेते हैं इसके अंदर, एड्रेस के अंदर, इसके अंदर एक एड्रेस लिख देता हूं, और इसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं पिन कोड। पिन कोड का मतलब हो गया 246149, हाँ जी, और सिटी कोटद्वार। इस तरीके से इसमें कुछ चीजें हटा देता हूं यार मैं, छोटा रहेगा तो अच्छा दिखेगा। चलिए, इतना बहुत है, नेम, एज, एड्रेस। चलिए, हाँ, तो ऑब्जेक्ट हमारा इतना हमें दिख रहा है। ठीक, हाँ जी। अब मुझे डिस्ट्रक्चर करना है इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इसके मुझे पिन कोड, इसका मुझे पिन कोड चाहिए। मान लो मुझे इसका पिन कोड चाहिए, मुझे पता है नेम और एज को तो मैं डिस्ट्रक्चर इजीली कर लूंगा कि कॉन्स्ट, हाँ जी। और मुझे क्या लिखना पड़ेगा अगर मुझे इसको डिस्ट्रक्चर करना है, बताइए क्या लिखना पड़ेगा मुझे। यहां पे लिखना पड़ेगा सिंपली, अरे यार ये 12 रुपए क्यों चल रहा है, नेम, हाँ जी, और अच्छा ऑब्जेक्ट है नेम, तो इसको नेम लिखना पड़ेगा इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारे पास सिंपल तरीका हो गया, console डॉट लॉग और नेम। ये नेम को अगर मुझे करना है, चलिए, हाँ, तो नेम को तो मेरे को पता है कि इस तरीके से मैं डिस्ट्रक्चर कर सकता हूं, और यहां पे मैं उसका आउटपुट भी निकाल सकता हूं, जो कि मुझे रोहित दिख रहा है। मैं कह रहा हूं कि मुझे अंदर वाली वैल्यूज को करना है, ये सिर्फ इस पिन कोड को करना है डिस्ट्रक्चर। कैसे कर सकता हूं, या फिर इस सिटी को करना है मुझे डिस्ट्रक्चर, सिर्फ इस सिटी को कैसे निकाल सकता हूं। तो क्या यहां पे अगर मैं सिर्फ एड्रेस लिख दूं, मुझे सिर्फ एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस से तो बात बनेगी नहीं मेरी, सिर्फ एड्रेस से तो बात बनेगी नहीं मेरी। हाँ जी, अगर मैं सिर्फ एड्रेस लिख दूं, एड्रेस से तो मुझे पिन कोड और सिटी दोनों मिल जाएंगे, पिन कोड भी मिल जाएगा, सिटी भी मिल जाएगा। तो यहां पे मैं एक चीज इस्तेमाल कर सकता हूं, यहां पे हम एक स्मार्ट प्ले करते हैं कि मैं एक कॉलर लगाता हूं, हाँ जी, और क्योंकि मुझे पता है जब मैं ये लगा देता हूं और यहां पे अगर मैं ADD लिख दूं, एड्स, ठीक है, इससे ये होगा कि ये पूरी वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी, एड्स के अंदर चली जाएगी। एड्स
जब हम ये करते हैं, यहां से इसने एड्रेस को निकाला पूरा, पिन कोड सिटी, हाँ जी, और उसने उसको किसके अंदर डाल दिया, एड्स के अंदर डाल दिया, लेकिन अभी भी मुझे सारी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, मेरे पास एड्रेस था, हाँ जी, एड्रेस को मैंने क्या बोल दिया, एड्स, मैं अब उसको एड्स कंसीडर करूंगा। तो इसने अंदर से ऑब्जेक्ट निकाला होगा और ऑब्जेक्ट को इसने किसके अंदर पुट कर दिया, एड्स को, और जब मैंने एड्स को प्रिंट करा तो पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ। एड्स के अंदर क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। एड्स के अंदर क्या रखा है, मेरे साथ रिपीट करो, एड्स के अंदर क्या रखा होगा, पूरा ऑब्जेक्ट रखा होगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर सकता हूं। जब मेरे पास एक बार ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसको हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कैसे, ये ब्रैकेट लगा के मेरे दोस्त, ये ब्रैकेट लगा के। ठीक है, हाँ जी, अब इस ब्रैकेट से मैं उस पूरे को क्या कर सकता हूं, डिस्ट्रक्चर कर सकता हूं। अब इसमें से मुझे सिर्फ अगर पिन कोड चाहिए तो मैं पिन कोड का इस्तेमाल कर लूंगा। आई होप ये समझ आया होगा। यहां पे हमने क्या किया, तो हम देख पा रहे हैं कि मैंने सिर्फ पिन कोड को निकाल दिया। यहां पे क्या हुआ, जब मैं इस तरीके से कुछ लिखता था, जब मैं यहां पे लिखता था, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट से एड्रेस को निकालता है। हाँ जी, एड्रेस के अंदर क्या रखा है, पूरा एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो एड्रेस वाला क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को यहां पे जो इसके आगे वैल्यू है उसके अंदर डाल देता है ना, इसके अंदर। ठीक, हाँ जी, अब इस वैल्यू को ना लिख के मैंने कहा कि वो ऑब्जेक्ट जो मेरे पास आ रहा है उसको डिस्ट्रक्चर कर दो। तो डिस्ट्रक्चर के लिए क्या लगाता हूं मैं, ब्रैकेट लगाता हूं। हाँ जी, अब वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर होगा। हाँ जी, उस ऑब्जेक्ट से मुझे क्या चाहिए, पिन कोड चाहिए। पिन कोड लिख दिया, आ गया। हाँ जी, पिन कोड और उसके साथ मुझे दूसरा सिटी भी चाहिए, दोनों चाहिए। ये लो, पिन कोड कॉमा सिटी। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। पिन कोड, सिटी, और इसके अंदर एक और डाल देता हूं, स्टेट यूके। ये लो, तो सिर्फ मुझे पिन कोड और सिटी चाहिए, तो पिन कोड और सिटी, और उसको मैंने प्रिंट करा दिया नीचे, यहां पे प्रिंट करा दिया। ये देखो 246149 कोड द्वार। इस तरीके से कि डिस्ट्रक्चरिंग कैसे काम करती है जब मेरे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट होंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? भाई सर ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस नहीं लिख सकते क्या? लिख कहां पे? नहीं, आप लिख सकते हो। एक मिनट रहा। हाँ, अब बोलो। ऑल क्लियर। इंडेक्सिंग 0 से क्यों नहीं लिया एरे में? ये कौन सा एरे है आपका मेरे दोस्त? हाँ, क्लियर। क्या ये वाला पॉइंट पहले क्लियर है आपका? क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है आपका? पहले मैं ये जानना चाहता हूं। क्या यहां तक पहले क्लियर है? ये डिस्ट्रक्चरिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में बहुत इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूं जब हम फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे। मे भी अभी आपके दिमाग में ऐसा हो रहा होगा कि भैया कि मुझे अगर किसी को एक्सेस ही करना है तो मैं ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस डॉट पिन कोड करके एक्सेस कर लूं, क्यों मैं ऐसे करके लिख रहा हूं? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अभी के लिए तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही आंसर आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस डॉट पिन कोड। लेकिन मेरे दोस्त जब हम फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे, जब हम वहां पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, तो वहां पे ये डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा जब हम कुछ चीजें पास वगैरह करेंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। ठीक, हाँ ठीक है। हाँ, एड्रेस डॉट पिन कोड भी लिख सकते थे। ठीक है, हाँ, ऑल क्लियर। भैया डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर, क्योंकि दोनों एक ही दिख रहे हैं। ठीक है, क्या होगा फिर इनका बीच का डिफरेंस? क्या होगा? क्या आपने देखा कि मैं रेस्ट ऑपरेटर को किधर को लिख रहा हूं? रेस्ट ऑपरेटर आपके इसी साइड को आ रहे हैं। ठीक है, जब आप कोई एक नया वेरिएबल बना रहे हैं तो आप कह रहे हैं उस वेरिएबल के अंदर सारी वैल्यू डाल दीजिए। और स्प्रेड ऑपरेटर आपका कहां पे लगता है? स्प्रेड ऑपरेटर आपका कहां पे लगता है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरे होते हैं उनके अंदर। एक बार खुद से डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है, ओके। अब हमने ये भी सीख लिया कि भैया स्प्रेड ऑपरेटर ये। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि अगर आपके पास मान लो यहां पे एक एरे दे रखा है, एरे भी हो सकता है इसके अंदर,
ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है, 20, 40, 60, 80, ठीक, हाँ जी। ऑब्जेक्ट के अंदर तो कुछ भी हो सकता है ना, हाँ जी। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरे भी हो सकता है, इसके अंदर इवन फंक्शन भी हो सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक, हाँ जी। तो आपको इस पहली वैल्यू को प्रिंट कराना है और डी स्ट्रक्चर की हेल्प से, डी स्ट्रक्चरिंग की हेल्प से इस पहली वैल्यू को, जो यहां पे ये 20 लिखा हुआ है, चलो 20 को चेंज करके मैं 90 बना देता हूं, इस 90 को करना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो डी स्ट्रक्चर की हेल्प से, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, आपको ना फिर से वही आपको यहां पे काम करना है कि आपको क्या चाहिए यहां पे। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूं, इस वाले को। आपको यहां पे क्या चाहिए? सबसे पहले मैं कॉन्स्ट का इस्तेमाल करूंगा, हाँ जी। इसको नीचे कर देता हूं यार, ओके, ठीक है। तो यहां पे मुझे ये एरे चाहिए, एरे की फर्स्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसको मैं कैसे एक्सेस कर पाऊंगा? एरे की फर्स्ट वैल्यू को, 90 को, ठीक, डी स्ट्रक्चरिंग की हेल्प से। तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? पहले तो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, हाँ जी, और यहां पे ऑब्जेक्ट को मुझे मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर ही सब कुछ रखा गया है, ऑब्जेक्ट के अंदर ही सब कुछ रखा गया है, ये सारी वैल्यूज, ठीक है, हाँ जी। अब मुझे सबसे पहले इस ARR को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक, हाँ जी। तो ARR को एक्सेस कैसे करेंगे? सेम काम है, ARR, हाँ जी। तो ARR से मुझे क्या मिलेगा? ये पूरा एरे की मुझे पास एक्सेस मिल जाएगी, ठीक, हाँ जी। अब एरे को मुझे किसके अंदर डालना है? एरे के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये तो करते हैं, और फर्स्ट लिख दूंगा बस। अब console.log फर्स्ट लिख दो, बस आपका काम कंप्लीट हो गया। ये एरे को हम कैसे करते हैं? अब आपके पास जब आपने ARR लिखा तो ARR के अंदर पूरा क्या आ गया होगा? एक एरे आ गया। तो एरे को जब आपने ये कॉलम लिखा तो ये एरे इसके अंदर अब डी स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अब आपको सिर्फ फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, ये देखिए 90 मिल गया। इसको अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ARR, हाँ जी, और मैंने यहां पे लिख दिया एक नया ARR2, ठीक है, उसको मैं ARR2 की तरह मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा? अगर मैं ARR2 लिखता हूं, यहां पे ध्यान से समझना, ARR2 लिखता हूं तो ARR2 से क्या होगा? पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा, 90, 40, 60, 80। एरे आपका ये रहा, एरे आपका ये रहा, हाँ जी। मैंने कहा अंदर से ARR वाली वैल्यू को निकालो, हाँ जी, और उसको किसके अंदर रख दो? ARR2 के अंदर रख दो। लेकिन मुझे इस एरे की सिर्फ फर्स्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आपको ये, वरना नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा कुछ करना पड़ता कि अब मुझे एरे को डिस्ट्रक्चर करना है और उसकी मुझे सिर्फ फर्स्ट वैल्यू चाहिए, ये ऐसे करके ARR2 को आप ऐसे करते, अब फिर जाके आप फर्स्ट को प्रिंट कराते 2 स्टेप में, अब फिर जाके आपको फर्स्ट वैल्यू मिलती 90। तो क्या ये वाला स्टेप मैं डायरेक्ट यही नहीं लिख सकता था कि इसी को मैंने डायरेक्ट यही लिख दिया, यहां पे 2 स्टेप में ना ले जाते हुए, सिर्फ सिंगल स्टेप में सारा काम कंप्लीट हो गया, सिर्फ सिंगल स्टेप में। तो ARR ने पूरे एरे को निकाला, हाँ जी, और वो जब आपका ये लगता है कॉलम तो वो वैल्यू को यहां डालता है। तो जैसे ही वो यहां जाने की कोशिश करेगा, वो देखेगा अच्छा यहां पे तो एरे की डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, हाँ जी, तो वो कह रहा है कि आपको सिर्फ फर्स्ट वैल्यू देनी है, तो फर्स्ट वैल्यू निकाल दी। तो इस तरीके से हमने इसके कॉम्बिनेशन को भी सीख लिया। बहुत सही, बहुत सही, हाँ। ये क्लियर है पॉइंट? मैंने आपको 2 स्टेप पे भी सिखा दिया कि यहां पे अगर आप बिहाइंड द सीन करते तो कैसे होता है। 2 स्टेप की जगह हम सिंगल स्टेप पे वो काम कर सकते हैं, ठीक, हाँ जी। अब अभी तक हमने सीखा, यहां पे हमने एरे की डिस्ट्रक्चरिंग वगैरह सीख ली और इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, ओके। हम एरे के अंदर, अभी हमने देखा एरे के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मैं सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूं। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एरे डाल सकता हूं, एक और ऑब्जेक्ट को डाल सकता हूं, इवन मैं इसके अंदर फंक्शन को भी डाल सकता हूं मेरे दोस्त। जी हाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर आप फंक्शन को भी डाल सकते हैं। तो कैसे डालेंगे? आ जाते हैं कि एक नेम ले लेते हैं, रोहित भाई, हाँ, अमाउंट, ओके, 420, हाँ जी, और एक फंक्शन बना लेते हैं यहां पे, ठीक है। फंक्शन कैसे बनाते हैं हम इसके अंदर? फंक्शन कैसे बनाते हैं हम? फंक्शन हम नॉर्मली बनाते हैं ऐसे करके, हाँ जी, और मान लो उस फंक्शन से रिटर्न करवा रहा हूं मैं हेलो कोडर आर्मी, ठीक, हाँ जी। अब इसकी फंक्शन की की क्या होगी? फंक्शन की की को कुछ नाम दे दो, मान लो ग्रीट नाम दे दिया, ये लीजिए, ये की हो गई, हाँ जी, और ये फंक्शन बना दिया मैंने फंक्शन बना दिया, ठीक, हाँ जी। अब ये फंक्शन क्या करेगा? इस फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूं, इस फंक्शन को मैं डायरेक्ट कॉल कर सकता हूं। तो फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यूजर डॉट, ये फंक्शन है आपका, ठीक। फंक्शन को हम ऐसे तो बनाते हैं, फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन को हम इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक, हाँ जी। तो यूजर डॉट ग्रीट इस तरीके से एक्सेस करूंगा, हाँ जी। और अगर मैं यहां पे ये लगा दूं तो इस तरीके से आप फंक्शन को कॉल करते हैं जब आप ये ब्रैकेट लगाते हैं,
इस तरीके से आप क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। या तो आप रिटर्न करा दीजिए या यहीं पे आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। console.log हेलो कोडर आर्मी, ये लीजिए, इस तरीके से आप फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको रन कराऊं तो हेलो कोडर आर्मी आपका प्रिंट हो गया। तो यूजर.ग्रीट ने किसको किया, इसको फंक्शन को कॉल किया। ठीक, डॉट ग्रीट से उसने की को एक्सेस किया। जब आपने ये ब्रैकेट लगाया तो ब्रैकेट का मतलब आपको पता चल जाता है कि यहां पे फंक्शन कॉल लगने वाला है, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा जो उसके अंदर रखा गया है। ठीक, हाँ जी, और फंक्शन क्या कह रहा है कि भैया हेलो कोडर आर्मी को प्रिंट कर दीजिए। तो जैसे आपने ये करा, यूजर.ग्रीट ने वो प्रिंट कर दिया। अगर मैं ऐसा लिखता तो सिर्फ ये की एक्सेस हो रही है। ठीक, हाँ जी, मुझे फंक्शन को कॉल करना है, इस तरीके से वो कॉल होगा। ठीक, हाँ जी, तो ये जो अंदर रखा है ये अब एग्जीक्यूट हो जाएगा जो आपने यहां पे स्टेटमेंट लिखी गई है। ठीक, हाँ जी, मान लो एक और है आपके पास मीट, मैंने इसका एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन, हाँ जी, ये आपको रिटर्न कर रहा है कुछ, मान लो ये आपको रिटर्न कर रहा है 20। ठीक, हाँ जी, ये मेरा क्या हो गया, मीट हो गया, कॉमा लगाना भूल गया, सॉरी। ओके, तो यहां पे ये क्या करेगा, ये 20 को रिटर्न कर देगा। तो मीट को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूं, यूजर डॉट मीट, फंक्शन को एग्जीक्यूट, हाँ जी, रन करते हैं। भैया रन करने में तो सिर्फ हेलो कोडर आर्मी प्रिंट हो रहा है, हेलो कोडर आर्मी। ठीक है, इसने रिटर्न 20 किया, इसने फंक्शन को वापस यहां पे 20 आया होगा। तो उस 20 को मैं कैसे देख सकता हूं, मैं यहां पे प्रिंट करा के देख सकता हूं इस तरीके से। अभी हम फंक्शन के बारे में और सीखेंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक फंक्शन है। तो हेलो कोडर आर्मी और 20 भी प्रिंट हो गया। यूजर डॉट मीट ने इस फंक्शन को कॉल किया, हाँ जी, इसने कहा वापस 20 दे दो, तो यहां पे यूजर डॉट मीट की जगह में 20 आ गया और उसी 20 को मैंने प्रिंट करा दिया। क्लियर। और यहां पे अगर मैं इसको अगर प्रिंट कराता तो क्या आता, console.log, अगर मैं इस तरीके से कराता तो देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो यहां पे आंसर आ रहा है, पहले हेलो कोडर आर्मी आया क्योंकि यूजर डॉट ग्रीट वाला फंक्शन कॉल हुआ, हाँ जी, इसने प्रिंट कराया ये हेलो कोडर आर्मी, हाँ जी, और रिटर्न किया इसने क्या, अनडिफाइंड, कुछ भी इसने रिटर्न नहीं किया। तो इसलिए जब इसने प्रिंट कराया तो यहां पे आपका अनडिफाइंड प्रिंट हुआ है। ठीक, हाँ जी, फिर यूजर डॉट मीट कॉल हुआ, हाँ जी, यूजर डॉट मीट ने क्या रिटर्न कराया, 20, तो यहां पे आपका 20 प्रिंट हुआ है। बस इस तरीके से। तो मतलब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रखा गया है उसके अंदर मैं कुछ भी बना सकता हूं। मैं एरे, मैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल सकता हूं, मैं उसके अंदर फंक्शन डाल सकता हूं, जो मर्जी आप उसके अंदर रख सकते हो। हां, क्लियर है ये चीज? हाँ जी, ये सीओसी में कहां पहुंच गए मेरे दोस्त तुम, ये क्लियर है? हाँ, अदर लैंग्वेज वाले बच्चों को तो ये फैमिलियर लग रहा होगा कि हाँ ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर मेथड्स भी होते हैं और प्रॉपर्टीज भी होती है, और उनमें शायद वेरिएबल और फंक्शन जिन्हें हम लोग कहते हैं। हाँ, अरे मेरे दोस्त फ्री फायर बाद में खेल लेना, मेरे दोस्त फ्री फायर बाद में खेल लेना। हाँ, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अब आज जो इंपॉर्टेंट चीज आज हम सीखने वाले हैं वो है प्रोटोटाइप चेनिंग। क्या ये शायद आपका इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपका कभी जावास्क्रिप्ट के ऊपर इंटरव्यू हुआ तो बहुत हाई चांस है कि आपसे प्रोटोटाइप चेन या प्रोटोटाइप के बारे में पूछा जाएगा, है ना। ये प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप आपने सुना होगा, अक्सर आपने लोगों को भी करते देखा होगा कि वो कंसोल खोलते हैं और समझ कुछ नहीं आता क्योंकि वो पहले ही समझा देते हैं उस चीज को। देखो ये कंसोल मैंने खोला, हाँ, वो क्या करते हैं कि ये लिख दिया, मान लो मैंने कोई एरे बनाया, अक्सर आपने लोगों को ये करते देखा होगा। इसको मैं जूम कर लेता हूं। हाँ, कॉन्स्ट एरे 10, 20 और 30, ओके। हाँ, और उसके बाद उन्होंने वो क्या करते हैं, ARR का प्रोटोटाइप बता दो, तो डॉट करके स्लैश स्लैश प्रोटो, ये अब बोलता है ये इसका प्रोटोटाइप है, ये इसका प्रोटोटाइप है, ये ऐड, कॉनकैटिनेशन, फिल्टर, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी को तुम एक्सेस कर सकते हो एरे में। एरे के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होती है ना कि मैं ऐड को यूज कर सकता हूं, कॉपी को कर सकता हूं, फिल्टर को यूज कर सकता हूं। अभी तक हमने क्या पढ़े, इंक्लूड्स। एरे के अंदर हमारे पास ये प्रॉपर्टी आती है ना, इंक्लूड वाली, इंडेक्स ऑफ वाली, हाँ जी, लास्ट इंडेक्स ढूंढना। एरे के अंदर मैं सारी प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। अब वो प्रॉपर्टी मुझे कहां से मिली, ARR.proto करके, इन सारी प्रॉपर्टी को मैं इसके अंदर लगा सकता हूं। पुश पॉप आपने देखा होगा, एरे के अंदर पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन सब कुछ करते हैं, करते नहीं करते, अगर याद होगा तो। अगर मैं एक ऐसा बनाऊं ARR2, हाँ जी, और उसके अंदर न्यू एरे डाल दूं, सेम काम करूं, 10, 20, 30,
40 इस तरीके से, ठीक। और मैंने अगर ARR2 को लिखा, ठीक, तो ARR2 के अंदर ये जो एरे है ये इस तरीके से मुझे इंडेक्स दे रहा है, और यहां पे आपको ये दिख रहा है प्रोटोटाइप, ये प्रोटोटाइप, हाँ जी, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां पे प्रोटोटाइप आपका ऐसा आया था, जब मैंने ARR.proto करा तो आपका प्रोटोटाइप दिख गया था आपको, ठीक है। वो प्रोटोटाइप कहां से आया, यहीं से आया है, ये वाला। अब ये प्रॉपर्टी आई कहां से, क्योंकि इनको तो मैंने मेंशन किया नहीं है। आपने देखा होगा मैं एरे के अंदर किसी ने तो लिखा होगा ना कि एरे डॉट पुश, ये इसके अंदर 10 को पुश कर दो। ये डॉट पुश वाला ऑपरेशन आया कैसे, इतना तो हमें क्लियर है कि हमारा जो एरे वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो कल हमने जान लिया था, क्योंकि उसमें भी की वैल्यू पेयर में होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो ये प्रॉपर्टी आ रही है डॉट पुश करके, कि इसके अंदर पुश कर दो 10 को, ठीक है, ये डॉट पुश वाला फंक्शन आया कहां से इसके पास, ये तो हमने कभी लिखा ही नहीं। इवन अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहां पे इसको क्लियर कर देते हैं, हाँ, इवन अगर मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट obj इक्वल टू A1 B2, ठीक, हाँ जी, तो ये इसकी की हो गई, ये वैल्यू हो गई, ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई। तो अगर मैं इसको बनाता हूं, ठीक, हाँ जी, और इसके अंदर की मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी अब इस्तेमाल कर सकता हूं, तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ये सारी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकता हूं, कि हैज ओन प्रॉपर्टी, कि इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दो, टू स्ट्रिंग में चेंज कर दो, वैल्यू ऑफ, है ना। तो अगर मैं मान लो उसको टू स्ट्रिंग लिख दूं कि इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दो। अब ऑब्जेक्ट के अंदर तो मैंने कभी ये बनाया ही नहीं, ये वाला फंक्शन तो मैंने कभी बनाया नहीं ना। अपने ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अगर आपको ध्यान देने के लिए बात करूं, इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, सिर्फ A1 B2, हाँ जी। तो ये टू स्ट्रिंग कहां से आ गया हवा में, आपने कभी सोचा ये टू स्ट्रिंग हवा में कहां से आ गया खुद से। अगर मैं आपको अपना ऑब्जेक्ट लिखूं, मैं अगर यहां पे अपना एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अभी आपको समझ आएगा। मैंने इसके अंदर लिख दिया की वैल्यूज, नेम, हाँ जी, नेम मैंने लिख दिया रोहित, ओके, और अमाउंट 420, ओके, और एक मैंने फंक्शन भी लिख दिया ग्रीट नाम का, ठीक, हाँ जी, फंक्शन, और इसमें मैंने लिख दिया रिटर्न कर देना 10, ठीक है। अब आप खुद देखो मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर किस किस को एक्सेस कर सकता हूं। ऑब्जेक्ट डॉट नेम करूंगा तो ये रोहित एक्सेस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डॉट अमाउंट करूंगा 420 एक्सेस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीट फंक्शन यूज करूंगा तो ये एक्सेस हो जाएगा। लेकिन इसके पास और भी सारी चीजें होती है इस ऑब्जेक्ट के पास, ये वाली, ये console डॉट लॉग, और मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट लिखा है ना नाम, हाँ, डॉट, हाँ जी, यहां पे देखो अमाउंट का ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है कि मैं अमाउंट को एक्सेस कर सकता हूं, ठीक, हाँ जी, क्योंकि वो मैंने अपने की वैल्यू पेयर में लिखे हैं। मैं यहां पे अगर एज को लिखूं तो मैं एज को भी एक्सेस कर सकता हूं, सॉरी एज तो है नहीं इसके अंदर, नेम, तो अगर नेम को लिखूं तो नेम भी यहां पे प्रिंट हो जा रहा है, ठीक, हाँ जी। मैं इवन अगर ग्रीट को भी लिखता हूं, ठीक है, तो ग्रीट फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन यहां पे डॉट के बाद जब मैं ये टू स्ट्रिंग लिख रहा हूं, ठीक है, ये टू स्ट्रिंग तो मैंने कभी बनाया नहीं, इस नाम का फंक्शन तो मैंने कभी बनाया नहीं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, फिर भी एक्सेस हो जा रहा है, फिर भी आउटपुट में ऑब्जेक्ट दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि मैंने ये कभी बनाया नहीं। आप देखो ना, आप ऑब्जेक्ट के अंदर किस किस को एक्सेस कर सकते हो, इस की वैल्यू वाले को किसी को भी एक्सेस कर सकते हो, तो ये डॉट टू स्ट्रिंग वाला कैसे एक्सेस हो पा रहा आपसे, इसको तो आपने कभी बनाया ही नहीं। टू स्ट्रिंग वाली प्रॉपर्टी को बनाया आपने कभी कि टू स्ट्रिंग नाम का कोई फंक्शन मेरे इसके अंदर है, आपने कभी नहीं बनाया, फिर भी आप इस फंक्शन को यूज कर पा रहे हो। सेम मेरे एरे के साथ होता है कि मैंने अपना एरे बनाया, अब मैंने वहां पे कभी नहीं बोला कि एरे डॉट पुश, एरे सबको क्लियर है कि एरे ऑब्जेक्ट है, एरे इज एन ऑब्जेक्ट, हाँ जी, और एरे को हमने सिंपल ऐसे बनाया है कि लेट ARR, हाँ जी, और 2 3 1 8, हाँ, एरे ऑब्जेक्ट है, हाँ जी। तो एरे के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी कहां से आ रही है कि मैं कह रहा हूं इसके अंदर 10 पुश कर दो, तो ये डॉट पुश वाला, ये पुश 10 वाला फंक्शन आ कहां से रहा है, पहले सवाल क्लियर है, ये आ कहां से रहा है, बिल्ड इन मेथड। मुझे पानी पीने दो, बहुत ही कम पानी आ रहा है। हाँ, अब अगर भैया इनबिल्ट फंक्शन है, अगर इंटरव्यूअर के सामने ये बोला ना तुमने, इतना पीटेगा ना तुम्हें, वो भी जूता उतार के, ठीक है।
वो बोलेगा क्या आंसर दिया तुमने कि इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, बहुत मारेगा इंटरव्यूअर। आंसर सही है तुम्हारा कि इनबिल्ट फंक्शन होगा कोई, पर वो ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तुमसे कि हर किसी का आंसर तुम ही बोल ये तो इनबिल्ट होगा। हाँ हाँ, एक नई बोतल खरीदी मैंने। हाँ, पानी पीने के लिए सही रहता है। हाँ हाँ, ये फंक्शन ऑलरेडी बिल्ट इन है। ओके, पर आ कहां से रहे, आ कहां से रहे? हाँ, बिल्ट इन तो है, बिल्ट इन तो। अरे मैं तो आंसर तुम्हारा गलत बोल ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं आ कहां से रहे, खुद ब खुद प्रकट तो हो नहीं रहे। ठीक, तो इसको आज हम जानेंगे और आज तुम्हें एक और आंसर पता चलेगा कि हम एरे को ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं। ठीक, हाँ जी। तो देखो, मैं यही भी आपको सब कुछ करा के आज दिखाने वाला हूं कंसोल के ऊपर ही। ठीक, हाँ जी। सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूं। ठीक, एक एरे हम सबसे पहले यहां पे बनाते हैं, कॉन्स्ट ए। अब अगर मैं इस एरे के अंदर वैल्यू डालूं 3 4 10 12, ठीक, हाँ जी, तो ये एरे क्या करता है? इसको तो मैंने सिंपल इतना ही एरे बनाया है, ठीक है, लेकिन इस एरे के पास और भी प्रॉपर्टीज आ जा रही हैं। इस एरे के पास और भी प्रॉपर्टीज आ जा रही हैं, ठीक है। वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज और वो कौन कौन से मेथड ये ला सकता है, ठीक है, उसको मैं निकाल सकता हूं। ए, देखो, आप देखो इस ए के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। तुम्हें पता है भैया, पुश, पॉप, हाँ जी, इंडेक्स ऑफ ढूंढना हो मैं ढूंढ सकता हूं। मैंने कहा वो सारी प्रॉपर्टी जो आपके आ रखी है इसके पास, वो कहां, वो कौन कौन सी है, उनको अगर मुझे निकालना हो तो उनको मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। ए डॉट डबल स्लैश है, डबल स्लैश है, ठीक है, फिर प्रोटो और फिर डबल स्लैश। जैसे ही मैं इसको टैब मारूंगा तो ये सारी प्रॉपर्टी इसको मिल जाती हैं। ये सारी प्रॉपर्टी ऐड, कॉन्कैटिनेशन, कॉपी विद इन, एंट्री, फिल, फिल्टर, फाइंड, फाइंड इंडेक्स, फाइंड लास्ट इंडेक्स, ये सारे के सारे फंक्शन ये इस्तेमाल कर सकता है। इंक्लूड फंक्शन हम एरे में पढ़ चुके हैं, इंडेक्स ऑफ हम पढ़ चुके हैं, हम ज्वाइन ऑपरेशन पढ़ चुके हैं, कीज निकालना हम सीख चुके हैं एरे के अंदर। तो ये सारे के सारे इसके पास एक्सेस आ जाते हैं और उनको मैं कैसे निकाल सकता हूं? ए डॉट डबल डैश प्रोटो करके, ठीक है, कि इसका प्रोटोटाइप क्या है। अब इससे होता क्या भैया, अभी भी कुछ खास समझ नहीं है, अभी भी कुछ ऐसा कुछ रॉकेट साइंस समझ नहीं है। तो मैं आज डे 11 के अंदर एक और फोल्डर बनाता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं इनहेरिटेंस, inherit.js। आई होप इसका नाम को कुछ नहीं होगा, ठीक, हाँ जी। इससे हम समझने की कोशिश कुछ करेंगे। मैंने कहा सेम काम मैं ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकता हूं। यहां पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं ना, ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट ओबीजे, ठीक है, हाँ जी, तो ऑब्जेक्ट के अंदर मैं लिख दूं A1 और B2, ठीक, हाँ जी। तो ऑब्जेक्ट के पास ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? ओके सर, ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ऑब्जेक्ट 3 कर देते इसे, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख दूं ऑब्जेक्ट 3 डॉट, ठीक, हाँ जी, इसका प्रोटोटाइप बताओ कि इसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो ये आपको सारी बता देगा कि हैज ओन प्रॉपर्टी, इज प्रोटोटाइप टू लोकल स्ट्रिंग। अगर आपको ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप टू स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाती हैं, ठीक, हाँ जी। जो आपने लिखी वो तो है इसके पास A1 B2, इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसके पास आ गई? तो ये सारी प्रॉपर्टी इसके पास आ चुकी है। वो आप कैसे निकाल सकते हैं? ऑब्जेक्ट 3 डॉट प्रोटो करके, स्लैश स्लैश प्रोटो स्लैश स्लैश डबल स्लैश है, ठीक। जैसे हमारे पास यहां पे ये था, एरे था, एरे के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आई है, क्योंकि इनको मैंने लिखा नहीं है, जिनको मैंने लिखा नहीं है, ये आ कहां से रही है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने लिखी नहीं है, फिर भी ये ऑब्जेक्ट 3 के पास होंगी, इनका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। ये ऑब्जेक्ट 3 के पास होंगी, ये सारी प्रॉपर्टी भले ही मैंने लिखी ना हो, इन सबको मैं एक्सेस कर सकता हूं कि ऑब्जेक्ट 3 डॉट टू स्ट्रिंग करके। देखो मैं यहां पे इनको इस्तेमाल भी कर सकता हूं कि मैं यहां पे अगर लिख दूं ऑब्जेक्ट 3 डॉट टू स्ट्रिंग, ये देखो, तो ये प्रॉपर्टी में मैं इस्तेमाल कर सकता हूं इस तरीके से। सॉरी, टू स्ट्रिंग आपका फंक्शन है, ये दिए, इसने आउटपुट दिया है आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके, ठीक, हाँ जी। तो ये सारी प्रॉपर्टी को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं यहां पे। ऑब्जेक्ट 3 किन किन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकता है? एक तो इसको कर सकता है ऑब्जेक्ट 3 डॉट ए, ऑब्जेक्ट 3 डॉट बी, उसके अलावा कौन कौन सी, तो वो सब आपको प्रोटो लाके दे देता है कि किस किस को इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने इसको भी कर सकता हूं ऑब्जेक्ट 3 डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू वैल्यू ऑफ,
सो डॉट वैल्यू ऑफ को भी इस्तेमाल कर सकता है, इस प्रॉपर्टी इस प्रोटोटाइप ऑफ को भी इस्तेमाल कर सकता है, हैज ओन प्रॉपर्टी वाले को भी इस्तेमाल करता है, इन सब को ये इस्तेमाल कर सकता है। अब बात ये आती है ये हो कैसे रहे, तो आज इन्हीं को मैं डिस्कस आपके सामने करने वाला हूं। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं एक ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे लिखा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना। नेम मैंने लिखा, हां जी, यहां पे मैंने लिख दिया रोहित, हां जी, और इसकी एज लिख दी मैंने 20, ठीक, हां जी, ये इसका नाम user1 रख देता हूं, ठीक है। मैंने एक user2 बनाया, लेट user2, ठीक, हां जी। अब ये जो user2 है, ठीक है, मैंने बोला ये जो user2 है इसके लिए भी कुछ मैंने कहा इसको भी बना देते। पहले user2 के लिए मैंने लिख दिया नेम, एज, अमाउंट, बहुत ध्यान से देखना, 20, और अमाउंट और क्या लिखूं इसके अंदर, मनी, ओके, 50, चलिए ये मैंने लिख दिया, ओके। अब ये user1 है, ये user2 है, ठीक, हां जी। मैं अगर console डॉट लॉग करूं, console डॉट लॉग करूं, मैं user2 को बोलूं, user2 के पास कौन कौन सी अपनी प्रॉपर्टी है, एक अमाउंट वाली है, एक मनी वाली है, ठीक। तो अगर मैं अमाउंट वाले को रन करता हूं तो अमाउंट वाला रन हो जाएगा। इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, इनहेरिट लिखना पड़ेगा, यहां पे इनहेरिट वाली को मैं रन कर रहा हूं, ठीक है। तो 20 प्रिंट हो गया। user2 को अगर मैं बोलूं मनी को प्रिंट कर, तो मनी को ये एक्सेस कर सकता है, मनी को, तो ये मनी को भी एक्सेस कर सकता है। क्या user2 आपका user1 की किसी वैल्यू को एक्सेस कर सकता है? क्या user2 को अगर मैं बोलूं क्या आप नेम को एक्सेस कर सकते हैं? user2 को, user2 के अंदर कोई नेम नाम का रखा ही नहीं है, तो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, अनडिफाइंड, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि user2 है, हां जी, आप बोलिए user2 अपने प्रोटोटाइप को चेंज कर दो, user2 डॉट स्लैश स्लैश प्रोटो स्लैश स्लैश इक्वल टू user1, ये कर दो, ये कर दो। अब user2 user1 की भी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकता है, जो इसके अंदर ये नेम, एज है ना, इन सबको भी इस्तेमाल कर सकता है। अभी तक हमने यहां पे देखा कि ये प्रॉपर्टी जो थी, ठीक है, ये इनके अंदर थी नहीं, ऑब्जेक्ट 3 के अंदर ये प्रॉपर्टी कोई नहीं थी, जो आपको हमें यहां पे दिख रही थी, ये वाली ऑब्जेक्ट 3 के अंदर ये कोई भी प्रॉपर्टी अटैच नहीं थी, फिर भी वो उनको इस्तेमाल कर पा रहा था। कैसे कर पा रहा था? क्योंकि ये उसका प्रोटोटाइप था। तो सेम मैंने यहां पे user2 का प्रोटोटाइप user1 को बना दिया। तो अगर मैं यहां पे user.2 का नेम करता हूं तो रोहित आपका प्रिंट हो जा रहा है। अब ये इसके पास इन user1 की भी एक्सेस आ गई, क्योंकि मैंने इसके प्रोटोटाइप का चेंज कर दिया। मैंने कहा कि अब आपका प्रोटोटाइप ये है। प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि अब आप अपने से ऊपर वाले को भी यूज कर सकते हैं, कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है इसने उनको इनहेरिट कर लिया है। क्या कर लिया है? इनहेरिट कर लिया है। तो जैसे मैंने प्रोटोटाइप लिखा, इसके अंदर था नहीं कुछ, user2 के अंदर कोई नेम कोई एज था नहीं, हाँ जी, बट मैंने जैसे लिखा कि भैया अपने प्रोटोटाइप को आप user1 बना दो, ठीक है, तो इसने क्या किया कि user1 की जो भी प्रॉपर्टीज है इसने वो इनहेरिट कर ली। क्लियर आ रहा है? क्या ये क्लियर आ रहा है? हाँ, इनहेरिटेंस, वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मैंने user2 बनाया ऐसे करके, ये user2 था, ये user1 था। user1 के अंदर नेम है और रोहित है, नेम रोहित, और क्या कहता हूं वहां पे, एज 20, मैं लिख देता हूं, पहले नोट कर लेता हूं फिर समझाता हूं। अमाउंट 20, मनी 50, ठीक है। अब इसको दिखाता हूं। तो जैसे ही मैंने कहा user2 को कि अपने प्रोटोटाइप को चेंज कर दो। प्रोटोटाइप क्या होता है? अभी आपने देखा होगा कि महिंद्रा की गाड़ी आई है। प्रोटोटाइप क्या होता है? एक मोटा मोटा ढांचा सा होता है, ढांचा ही तो होता है, हाँ जी, एक ढांचा टाइप का। मान लो अगर मैं बोलता हूं कि ये किसी कार का प्रोटोटाइप है, ये किसी कार का प्रोटोटाइप है, मान लो कोई कार है, उसका प्रोटोटाइप ऐसा है, ठीक, हाँ जी। प्रोटोटाइप क्या होता है? एक मतलब एक थोड़ा, मतलब वो पूरी तरीके से वो कार तैयार नहीं है, बस उसका डिजाइन हमने क्रिएट कर दिया है, बस, है ना। बस उस प्रोटोटाइप से मैं किसी नई कार को बना सकता हूं, कि उसमें मैंने कार वगैरह में कलर वगैरह करा दिए, ठीक है। जैसे फोन है, अभी फोन का मैंने सिर्फ प्रोटोटाइप बनाया है, मतलब ये प्रोटोटाइप मतलब का मतलब ये है कि फाइनल 4 बनानी है, इसमें अभी और मॉडिफिकेशन होंगे और उसके बाद आपके पास न्यू फोन बनेगा, न्यू फोन बनेगा,
ठीक है। तो जो आपका न्यू फोन बनेगा उसके पास इस प्रोटोटाइप की सारी प्रॉपर्टीज होंगी नहीं होंगी? आपका जो ये प्रोटोटाइप है, जब मैं कहता हूं मैंने फोन का प्रोटोटाइप बनाया, ठीक है, तो मतलब ये फाइनल फोन नहीं है मेरा, बस मैंने इसका डिजाइन वगैरह बना दिया है। लेकिन जब उसका फाइनल फोन बनता है, फाइनल जो मार्केट में लॉन्च होता है, ठीक है, हाँ जी, तो इस फाइनल फोन के अंदर वो सारी प्रॉपर्टी होंगी जो इस प्रोटोटाइप के अंदर रही होंगी, क्योंकि इसी से ये बना है। हाँ जी, बस इसमें एक्स्ट्रा फीचर ऐड हुए, एक्स्ट्रा फीचर, तब जाके ये फाइनली बना है। तो सेम कहानी मैंने यहां पे भी करी कि यूजर 2 को बोला मैंने कि अपने प्रोटोटाइप को बना दो यूजर 1 को। तो अब यूजर 2 के पास वो सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाएंगी जो अभी किसके पास थी, यूजर 1 के पास। जो प्रॉपर्टीज के पास हैं वो सब अब ये भी एक्सेस कर सकता है। तो पहले यूजर 2 क्या करता है, मैंने जैसे यूजर 2 डॉट नेम लिखा तो पहले अपने में चेक करेगा क्या यहां पे नेम नाम का कुछ है, ये कहेगा नहीं है, तो तब ये ऊपर वाले में जाएगा, अपने से ऊपर। इसने देखा यहां पे नेम है, तो तब जाके इसने रोहित को प्रिंट करा। प्रोटोटाइप मतलब क्लियर है ना आपको, कि मैं समझा नहीं पा रहा प्रोटोटाइप मतलब, ठीक है। जैसे कोई कार आता है, अभी जैसे महिंद्रा की एक कार नई लॉन्च हुई, तो लोगों ने क्या कमेंट करा, आपने टेस्ला की कार देखी होगी, तो लोग उसको ना हमेशा ये कहते हैं ये तो प्रोटोटाइप है। मतलब वो चाहते थे कि अभी इसके ऊपर और अपग्रेड हो और एक बढ़िया कार दिखे, है ना। हाँ जी, तो प्रोटोटाइप क्या होता है कि मोटा मोटा डिजाइन ये रहा। हाँ जी, अब इसी डिजाइन से आप नई कार बनाने वाले हैं या फिर नया फोन बनाने वाले हैं, तो जो नया फोन बनेगा उसके बाद वो सारी प्रॉपर्टी होंगी जो इस प्रोटोटाइप के पास रही होंगी। हाँ, उस नए फोन के पास एक्स्ट्रा फीचर भी होंगे अपने, लेकिन ये तो होंगे ही होंगे, सेम काम। हाँ, अब क्लियर है पॉइंट? हाँ, प्रोटोटाइप मतलब समझ गए ना तुम? हाँ जी। अब सेम कहानी ना मेरे दोस्त मेरे यहां पे भी होती है, सेम कहानी मेरी यहां पे भी होती है। अब आप खुद देखो, इस पूरे को हटा ही देता हूं। मैंने कंसोल खोला यहां पे, हाँ ठीक, यहां पे मैंने कंसोल खोला। अब आप खुद देखो कि जब मैं किसी एरे को बना रहा हूं, आप खुद सोचो, जब मैं किसी एरे को बना रहा हूं तो मैंने एरे के अंदर सिर्फ यही वैल्यूज लिखी हैं, 10 20 30 40। जो एक्स्ट्रा फीचर इस एरे के अंदर आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? एरे के अंदर एक्स्ट्रा फीचर आ कहां से रहे हैं? ये एरे डॉट पुश पॉप है ना, तो इसके प्रोटोटाइप ने वो सारी प्रॉपर्टी एक्सेस करी होंगी, ठीक है, इसने वो सारी प्रॉपर्टी अपने प्रोटोटाइप से उठा रखी हैं। ये लीजिए, तो जैसी मैं करूंगा तो ये इसका एरे का प्रोटोटाइप है जहां से इसने सारी प्रॉपर्टी उठाई है, ठीक है। और इसको अगर मुझे एक्सेस करना है ना डायरेक्ट, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एरे डॉट प्रोटोटाइप। सेम है, ये देखो ये वाला, हाँ जी, और ये एरे का प्रोटोटाइप। अगर आपको डायरेक्ट एक्सेस करना है तो आप एरे लिखो डॉट प्रोटोटाइप लिख दो। ये एरे कौन सा वाला है? ये वो वाला एरे, ठीक है। नॉर्मली जब मेरे पास कोई वेरिएबल वगैरह है उससे अगर मुझे एक्सेस करना है तो ARR डॉट प्रोटो में लिखता हूं, उससे मैं एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। अगर आपको कैपिटल एरे से करना है तो एरे डॉट प्रोटोटाइप लिख दो। वही सेम चीज जो यहां पे था, ये सारी प्रॉपर्टी आपको कहां से मिली है? इस एरे डॉट प्रोटोटाइप से ही मिली है, ठीक। तो यहां पे ये होता है, मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्त। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए ना, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है एरे डॉट प्रोटोटाइप। ये वो ऑब्जेक्ट था, ठीक। हाँ जी, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है एरे से रिलेटेड, ठीक है, कि भैया पुश ऑपरेशन कैसे करना है, पॉप ऑपरेशन कैसे करना है, इंक्लूड्स कैसे करना है, ये सारे इंडेक्स ऑफ, ये सारे यहां पे मेंशन कर रखे हैं मैंने, सारे, ठीक। हाँ जी, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब जब आपने पहली बार कोई एरे बनाया, अपना खुद का, ठीक, उस एरे में तो आपने सिर्फ क्या डाला है? ARR के अंदर क्या आपने बोला है? उसके अंदर 10 20 40 और 50 डाल देना। अब उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कहां से आई? उसने क्या करा? उसने इस एरे डॉट प्रोटोटाइप से वो सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली, अपने अंदर ले ली, कि उसने पता है कि ये पुश पॉप इंक्लूड इंडेक्स इसके पास है, मैं उनको इनहेरिट कर लेता हूं। तो इसका नाम तो क्या है? ARR है। तो जब मैं ARR डॉट / प्रोटो लिखूंगा तो ये किसको मेंशन करता है? ये अपने प्रोटोटाइप, इसी को दिखाता है। जब मैं ARR के अंदर क्या लिखता हूं? ये ARR डॉट / प्रोटो, तो ये अपने प्रोटोटाइप को दिखाता है जहां से इसने प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है, इससे इसने इनहेरिट किया इसने। और इसका नाम क्या है? एक्चुअल नाम एरे डॉट प्रोटोटाइप। आप इसको डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं एरे डॉट प्रोटोटाइप लिख के, ठीक। हाँ, ये क्लियर है? हाँ जी। अभी यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है,
अब मैं अगर आपसे बात करूं कि ये जो एरे डॉट प्रोटो है, ठीक है, हाँ जी, इसका भी एक प्रोटोटाइप होगा। अब आपका दिमाग घूमने वाला है। जी हां, वो आता है हमारा एक ऑब्जेक्ट। ये मेरा ऑब्जेक्ट रहा। अगर मैं ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप आपको दिखाऊं, हाँ जी, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, ये देखो दोनों सेम आ रहे हैं। एरे का प्रोटो बताइए, ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप, ये दोनों सेम आ रहे हैं। ये देखो एरे का प्रोटो ये रहा, हाँ जी, और ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप ये रहा, हाँ जी। तो इससे मुझे क्या सीखने को मिला? इवन अगर मैं यहां पे लिख दूं एरे का प्रोटोटाइप का एरे प्रोटो बताओ, मुझे पता है कुछ कंफ्यूजन आपको होगा, अभी सब क्लियर कर दूंगा। तो ये देखो, ये भी आपका क्या आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये क्या है? देखो, अब ये जो आपके पास एरे का प्रोटोटाइप है, ठीक है, ऐसी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप भी होता है। किसका? ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप, जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूं ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप लिख के, जो इसका नाम है, ठीक, हाँ जी। जैसे इसका एरे डॉट प्रोटोटाइप है, इसका क्या है? ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। तो इस ऑब्जेक्ट वाले के अंदर, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप के अंदर बहुत सारी चीजें मेंशन है। क्या है कि भैया टू स्ट्रिंग वाला फंक्शन कैसे काम करेगा, हाँ जी, आपका वैल्यूज ऑफ कैसे काम करेगा, हाँ जी, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के अंदर मेंशन है, ठीक, हाँ जी। इनमें से कुछ प्रॉपर्टी ये एरे डॉट प्रोटोटाइप भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये क्या करता है? ये इससे इनहेरिट करता है, ये इससे लेता है वो प्रॉपर्टी। अगर इसके एरे को भी, अगर ये टू स्ट्रिंग वैल्यूज ऑफ को एक्सेस करना ना, तो ये वो प्रॉपर्टी इससे लेता है, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप से। बिल्कुल सिंपल। तो अगर मुझे इसको यहां से इधर को एक्सेस करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यही लिखना पड़ेगा। पहले यहां से यहां गया, ये लिख के एरे डॉट स्लैश स्लैश प्रोटो स्लैश स्लैश, ठीक है। अब यहां से मुझे इस ऑब्जेक्ट के पास जाना है, तो इसके आगे तो मुझे लिखना पड़ेगा स्लैश स्लैश प्रोटो, यहां से यहां जाने के लिए, क्योंकि पहले आपका एरे ये था, हाँ जी। ऊपर जाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? ARR डॉट स्लैश स्लैश प्रोटो स्लैश स्लैश। तो आप इस वाले पे पहुंच गए। अब यहां से आपको एक लेवल और ऊपर जाना है, ठीक, तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा कि इसका प्रोटोटाइप कौन है, फिर डॉट स्लैश स्लैश प्रोटो। तो आप इसके पास पहुंच गए। अब जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो अब आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक, हाँ जी। और आप इवन यहां से भी डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है इसका नाम है एरे डॉट प्रोटोटाइप, हाँ जी। और यहां पे अगर मैं लगा दूं डॉट स्लैश स्लैश प्रोटो, तो ये भी इसको हायरार्की में एक लेवल ऊपर ले जाएगा, यहां से यहां पे, ठीक, हाँ जी। अब आप सोचोगे भैया क्या इसका भी प्रोटोटाइप होता है? अगर मैं इसके लिए लिखूं कि क्या इसका भी फर्दर प्रोटोटाइप होगा, देख लेते हैं। मुझे पता है कि यहां पे अगर मैं एक और बार प्रोटोटाइप लिखता हूं डॉट, अब आएगा फाइनली नल। अब फाइनली क्या आएगा? नल आएगा। जी हां, इसके बाद इसके आगे क्या नहीं होता है? इसके आगे अब कुछ नहीं है, इसके आगे अब कुछ नहीं है, इसके आगे अब कुछ नहीं है। यहां पे जाके स्टॉप हो जाता है। ये कह रहा है कि मेरा प्रोटोटाइप कुछ नहीं है, वो है क्या है? नल है, कि इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके केस में क्या होता है कि जब भी आप एरे की कोई भी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे होंगे, मान लो आपको टू स्ट्रिंग को यूज करना है, ठीक है, तो पहले वो यहां पे ढूंढेगा। जब मैं एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है, वो देखेगा यहां पे तो है नहीं, प्रॉपर्टी में ऊपर जाएगा, यहां पे देखेगा कि यहां पे टू स्ट्रिंग नाम का कोई है कि मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर पाऊं, वो कहेगा नहीं है। वो हायरार्की में और ऊपर जाएगा, वो देखेगा यहां पे वो फंक्शन लिखा हुआ है टू स्ट्रिंग, जो मेरे को एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकती है। अब आप उस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पे कैसे बना कि आपका जो एरे का प्रोटोटाइप है वो किससे बना है? वो आपने वो सारी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप से इनहेरिट करनी है उसकी, ठीक है, हाँ जी। तो यहां पे ये होता है कि जब भी आप कोई एरे बनाते हैं तो एरे के साथ एरे का प्रोटोटाइप अटैच हो जाता है, ये पूरा, ये खुद ब खुद अटैच हो जाता है, खुद ब खुद, ठीक है। आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के साथ उसका प्रोटोटाइप ऐड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ उसका प्रोटोटाइप ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला, ये जो भी प्रॉपर्टी इसके पास है, टू स्ट्रिंग है, वैल्यूज हैं, ये सारी इसके साथ अटैच हो जाएंगी। अब वो अटैच कैसे हो रही है? जो भी ऑब्जेक्ट का नाम होगा उसके सामने उन्होंने ऐसे करके चेंज कर दिया होगा कि इसका जो प्रोटो है वो है आपका ऑब्जेक्ट, ऐसे करके। आई होप इसने कुछ सेंस बनाया होगा। और इसी को हम कहते हैं प्रोटोटाइप चेनिंग। इसको हम क्या कहते हैं? ये चेन बनी हुई है, एक चेन, दो चेन, तीन चेन,
ऐसे करके। इसको हम प्रोटोटाइप चेनिंग भी कहते हैं। और इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि एरे को ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देख पा रहे होगे ये एरे अपनी प्रॉपर्टी यहां से ले रहा है, ये अपनी प्रॉपर्टी फाइनली किसी ऑब्जेक्ट से ले रहा है, तो इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। कि एरे भी एट द एंड इंप्लीमेंटेशन में अभी हम बाद में जाएंगे, लेकिन एरे अपनी सारी जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो किससे ले रहा है, किसी ऑब्जेक्ट से ही ले रहा है, जहां पे वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रही है। अब वो हमने यहां पे प्रूव करा कि अगर मुझे किसी की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, अपने प्रोटोटाइप को चेंज करना है, तो यूजर डॉट टू मैं किसी की प्रोटोटाइप को यूज कर सकता हूं। क्लियर है पॉइंट? हाँ, ओवरफ्लो हो गया, इस पॉइंट को रिपीट करना, वरना मैं कल दोबारा रिपीट करूंगा। मुझे पता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आप लोगों के लिए, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि ये प्रॉपर्टीज इन लोगों के पास आई कहां से होंगी, बस ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मान लो मैंने यहां पे लिख दिया लेट ARR इक्वल टू 10 20 30 40, हाँ, console डॉट लॉग ARR डॉट / प्रोटो, कि इसने अपने प्रोटोटाइप, इसने अपनी प्रॉपर्टी किससे ली होंगी। तो जब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, ये दिखाएगा ये ऑब्जेक्ट J0 से, यहां पे ये पूरा नहीं दिखा रहा है, ये आपको कंसोल में पूरा दिखाएगा। क्या ये इक्वल टू है एरे डॉट प्रोटोटाइप से, तो ये हमेशा क्या दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, वो एरे जो डॉट जो मैंने प्रोटोटाइप आपको करके दिखाया था, ठीक। हाँ जी, अब यहां पे भी मैं सेम, मैं यहां पे अगर लिख दूं इसी वाली स्टेटमेंट को कि एरे का जो प्रोटोटाइप है उसका भी जो प्रोटोटाइप है वो किसको पॉइंट करता है, एक ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप को। तो जब मैं इसको ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप लिख दूंगा तो तब भी ये स्टेटमेंट क्या दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा, ट्रू, ठीक। हाँ जी, और फिर से सेम कहानी कि इसका प्रोटो क्या वो नल के इक्वल है, वो भी ट्रू आ रहा है। तो ये जो एरे होता है ये अपनी सारी जो भी प्रॉपर्टी है ये किससे लेता है, जो एरे की प्रोटोटाइप में रखी गई है, बस ये है। जब भी आप प्रोटो लिखते हो ना किसी के साथ, एरे डॉट प्रोटो, एरे डॉट / प्रोटो, तो एरे के अंदर कौन सी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अटैच हुई है वो आपको सारी यहां से मिल जाएंगी मेरे दोस्त, वो सारी आपको यहां से मिल जाएंगी। कि मैंने एरे के अंदर सिर्फ यही डाला है, मेरे पास ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कुछ की वैल्यूज बनाई हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास एक्स्ट्रा फंक्शन, टू स्ट्रिंग, वैल्यूज ऑफ, ये सारी प्रॉपर्टीज और मेथड आ जा रहे हैं, ये फंक्शन आ जा रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं, ये प्रोटो से आ रहे हैं। अब वो प्रोटो क्या है कि भैया ऑब्जेक्ट का भी एक खुद का प्रोटोटाइप है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप खुद ब खुद इसके साथ अटैच हो जाता है। आप एरे क्रिएट करते हो तो एरे का प्रोटोटाइप इसके साथ अटैच हो जाता है, तब एरे एक पावरफुल बनता है। सेम काम मेरे फंक्शन में होता है कि आप फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होती है वो फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप की होती है, वो इसके साथ अटैच हो जाती है। आपने एक सिंपल एरे बनाया, हाँ जी, एरे को और पावरफुल बनाना है कि एरे को पुश, पॉप, ये सारे ऑपरेशन इस्तेमाल करने हैं, हाँ जी। तो एरे के साथ ये जो मेथड्स है, फंक्शन है, ये सारे एरे डॉट प्रोटोटाइप के अंदर रखे गए और ये जाके इसके साथ अटैच हो जाते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज इसको मिल जाती हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इसको हम प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, प्रोटोटाइप चेनिंग भी कहते हैं। ये सारी उसी की टर्म है, ये सारी उसी की टर्म है। आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऑब्जेक्ट के एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट का एक प्रोटोटाइप है कि ऑब्जेक्ट मेरा कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली वो सारी प्रॉपर्टी आ जाती हैं। एरे बनाया, एरे का एक प्रोटोटाइप है जिसके अंदर वो सारी वैल्यू, वो सब कुछ मेंशन कर रखा है कि पुश क्या होगा, पॉप क्या होगा, सारे ऑपरेशन क्या होंगे। तो जैसे ही वो आपने ये एरे बनाया, ये इसके साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगे। और सेम काम मेरे स्ट्रिंग के साथ होता है कि जब स्ट्रिंग बनाते हो, स्ट्रिंग का प्रोटोटाइप भी अटैच हो जाता है। और एट द एंड आप देखोगे कि हर कोई ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो मैं चाहता हूं एक बार आप ये सारे ऑपरेशन को खुद ब खुद करें, खुद ब खुद हायरार्की में। हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं कि जिसने ऑब्जेक्ट को समझ लिया उसने जावास्क्रिप्ट समझ ली। ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब मुझे पता है कुछ बच्चों को अभी भी, हाँ, तो एक बार मैं कल भी इस टॉपिक पर भी दोबारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको जाओ आराम से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू के लिए भी। प्रोटोटाइपिंग आपको पूछी जाएगी, प्रोटोटाइप चेनिंग पूछी जाएगी, इनहेरिटेंस पूछा जाएगा। जो मैंने ये स्टेटमेंट आपको करके दिखाया, अब आपको ये सेंस बना रहा होगा
ठीक है, कि ऑलरेडी वो चीजें डिफाइन हो रही है, एरे डॉट प्रोटोटाइप में सारी प्रॉपर्टी डिफाइन हो रही है, ठीक है। तो लेकिन जब मैं खुद का एरे बना रहा हूं तो मैं वो सारी प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर पा रहा हूं, ठीक है। वो कैसे कर पा रहा हूं, क्योंकि एरे का जो प्रोटोटाइप है वो क्या आ रहा है मेरा, एरे डॉट प्रोटोटाइप, ठीक। एरे डॉट प्रोटोटाइप के अंदर सारी वो प्रॉपर्टी रखी गई है, सारी वो प्रॉपर्टी, पोस्ट पॉप ऑपरेशन, ठीक है। तो जब मैं ये लिख रहा हूं ना कि एरे का प्रोटो क्या इसके इक्वल है, बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी इस एरे के अंदर आ रही है। ये समझो, ये वाली लाइन समझने की कोशिश करो, तब आपको ये लाइन समझ आएंगी, ये सेंस बनाएंगी, और ये चेनिंग फिर और समझ आएगी, ठीक है। फिर क्लियर, चलो फिर सेशन रैप अप करते हैं।